नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। हम चाय की प्यालियों में तूफान खड़ा कर सकते हैं, करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं। अगर सरकार कमजोर हो और जनता समझदार, लेकिन हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, ये भी हम समझते हैं। समझदारों का यह गीत गोरख पांडे का लिखा हुआ है, मगर हालात देश के हैं। बर्बाद किसानों के लिए राज्य सरकार मुआवजे का ऐलान करती है। पीएम मुआवजे को बढ़ाकर 1.5 गुना कर देते हैं, लेकिन किसान फिर भी इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि अफसरशाही का अहम खत्म करना आसान नहीं। अहम नेताओं का हो तो समझ आता है, क्योंकि लड़ाई पद की है और सारे दांव आजमाने पड़ते हैं। इन्हीं दांव की कीमत पर पुरस्कार के तौर पर पद मिलते हैं, लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद भी अगर दांव पर सब कुछ लगा हो तो समझ लीजिए कि संजीदगी गुम हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी कुछ ऐसी हैं, जहां बद इंतजामी रात के अंधेरों में उड़ान भरती है, लेकिन बहुत दूर तक न जाकर आरसीए में लैंड कर जाती है। और फिर जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें क्रिकेट कहीं नजर नहीं आता। एसएमएस स्टेडियम में नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा, तब भी जब देश में आईपीएल चल रहा हो और सरकार क्रिकेट के बहाने राजस्व की आस लगाए बैठी हो। न्यूज एंड व्यूज में आज इन्हीं सब मुद्दों पर टटोलेंगे, राय, व्यूज और चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। शुरू करते हैं न्यूज एंड व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज कांग्रेस और बीजेपी में ताकत की नुमाइश। कांग्रेस में संगठन चुनाव तो बीजेपी में कुर्सी की होड़। दुनिया में शोहरत, घर में खिलौना, कुछ यही हाल है जयपुर एयरपोर्ट का। शाम ढलते बस स्टैंड में बदल जाता है पार्किंग एरिया। कुर्सी के चक्कर में गया रुतबा। जयपुर को नहीं मिली आईपीएल की मेजबानी, फैंस मायूस, पर्यटन को झटका। लेकिन न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 1, क्या कागजों में उलझ कर रह गई है किसानों की किस्मत? सरकार की रहमदिली पर भारी पड़ेगी बाबूगिरी। किस्मत अपनी अपनी, किस्मत पैसे वाली की हो तो किस्मत कहलाती है, लेकिन अगर किसान की हो तो किस्मत पर रोना आता है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। पक्ष से लेकर विपक्ष सबने दौरे कर लिए, दौरे बहुत हुए, दुनिया भर की घोषणाएं भी कर दी गई, वायदे और दावे लाखों हुए, लेकिन किसान अब भी इंतजार में है उन तमाम दावों के, वायदों के मुकम्मल हो जाने का। किसानों की दुर्दशा पर दौरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब केंद्र से अफसरों की टीम आई है। टीम की अगुवाई संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जो हालात का जायजा लेगी। जिन 4 जिलों में ये टीम गई वो है कोटा, बूंदी, अजमेर और टोंक। इनमें से कोटा में सबसे ज्यादा दवाई हुई है और इन दौरों की कवायद का मतलब मुआवजे से ही है, जो अब तक किसानों के हाथ आने का इंतजार कर रहा है। इस बीच कल प्रधानमंत्री ने किसानों के दर्द को कम करने की कोशिश की और मुआवजा 1.5 गुना कर दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। लेकिन असल सवाल जस का तस बना हुआ है कि घोषणाएं तो बहुत हो गई, दावे भी बहुत हो गए, पर क्या किसानों को इसका फायदा मिल रहा है? जवाब बहुत मुश्किल है। किसानों की स्थिति अभी भी वही है, यानी उसके हाथ अभी भी खाली हैं। जिस कर्ज, जिस पैसे के दम पर खेतों में कुछ सपने बोए थे, वो जमीनें अब उसे रुला रही हैं। सरकार की दरियादिली जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्फत उस तक पहुंचनी है, उनके तमाशे उसने खूब देखे हैं। ऐसे में भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुकद्दर में मुआवजा पूरा आएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। पत्रकार वरिष्ठ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश भड़ाना जी, किसान नेता हैं अजमेर से। भड़ाना साहब, मैं आपके पास में आता हूं, मैं राजनीतिक टिप्पणियां बाद में लूं। मुझे ये चीज बताइए, बार बार दौरे हो रहे हैं और इन दौरों की वजह से आप ये तो कह सकते हैं कम से कम संजीदगी दिखाने की कोशिश है, लेकिन क्या किसानों को कोई फायदा हो पा रहा है? अब तक जमीन पे क्या है?
भड़ाना साहब, अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं जानना चाहता हूं इन दौरों से कुछ फायदा हो भी रहा है किसानों को या फिर नहीं? हेलो, चलिए, भड़ाना साहब से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी बात है। मैं उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बस जुड़ने को ही हैं, जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत अहम ये मुद्दा है और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, लेकिन दौरों से किसानों को बस दौरा पड़ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। फौरी राहत की गुंजाइश कहीं ना कहीं बनती है और बार बार इन सवालों को हम पूछते रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से घोषणाएं कर भर दे। वहां से निकलते हुए एक किसान तक, एक मजबूर किसान तक वो अफसरशाही के रास्ते पहुंचता है और यहीं से वो तमाम स्पीड ब्रेकर शुरू होते हैं जो इन तमाम घोषणाओं को नीचे तक पहुंचने नहीं देते। 1.5 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, लेकिन फायदा तब जब किसान तक पहुंचे। यह गति 1.5 गुना कब होगी किसानों तक राहत पहुंचने की, यह मौजूद सवाल है। हालांकि केंद्र से एक और टीम आ गई, कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक, यहां का दौरा होगा, हालात का जायजा लेंगे। चलिए, अब तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुखराम बिश्नोई साहब, कांग्रेस से विधायक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिश्नोई साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। शंकर सिंह राजपुरोहित साहब है मेरे साथ, बीजेपी विधायक। मैं राजपुरोहित साहब आपका भी स्वागत करता हूं। जगदीश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रकाश भड़ाना साहब, किसान नेता, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भड़ाना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं, यह चीज बताइए कि क्या किसानों को इस दौरों से कोई फायदा हो रहा है या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो हमारे अन्नदाता है उनके साथ प्रकृति की मार पड़ी है और सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है और मुआवजे की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अभी सरकार के प्रशासनिक लोग जो दौरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आलंकन तो निकल कर आ ही रहा है। अब सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है वो धरातल पर कितनी आती है, क्या आती है, वो निश्चित रूप से अभी चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन जो दौरे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो दौरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आलंकन तो निकल कर आ ही रहा है। अब सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है वो धरातल पर कितनी आती है, क्या आती है, वो निश्चित रूप से अभी चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन जो दौरे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं जो इस सब चीजों का संचालन कर रहे हैं वो सही तरीके से दौरा करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सबके सामने आएंगे। नहीं, सही तरीके से तो ठीक है, ये सही तरीके से क्या विश्वास भी है क्या अफसरशाही पर? क्योंकि नेता तो बोल देंगे, सरकारें भी कह देंगी, लेकिन क्या भड़ाना साहब अफसरशाही काम करेगी वैसा जैसा उम्मीद है? देखिए, मैं इस विषय पर अगर पूरे स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहूंगा तो निश्चित रूप से सरकार ने अन्नदाताओं की भावनाओं का ख्याल रखा, लेकिन आज से पहले भी कई बार इस तरह से फसलें खराब हुई और निश्चित तौर पे प्रशासनिक जो तंत्र है, वास्तविकता में देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ने मुआवजे की घोषणा करी है, किसानों का ध्यान रखा, लेकिन इसका वास्तविक लाभ धरातल पर तभी मिल पाएगा जो प्रशासनिक तंत्र है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है और वास्तव में किसान अन्नदाता के घर तक वो मुआवजे की राशि और उसको स्वीकृत कराने का काम करने वाला जो बीच में प्रशासनिक तंत्र है, वो अगर जिस दिन सही तरीके से काम करने लग जाएगा, निश्चित रूप से इस प्रदेश का और देश का किसान जो हमें अन्न देता है उसके साथ अन्याय नहीं होगा। शंकर सिंह राजपुरोहित साहब, बीजेपी विधायक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राजपुरोहित साहब आपके पास में आता हूं। ठीक है, भड़ाना साहब जवाब लेता हूं मैं इसी बात का। राजपुरोहित साहब, मुझे एक चीज बताइए, दौरे हों, बेहतर है दौरे होते रहे, पधारो हमारे देश है, और भी आएंगे तो हम और बुलाएंगे, पावड़े भी बना लेंगे, लेकिन दौरों से होगा क्या जब तक फौरी राहत नहीं मिले? दौरों का स्वागत है लेकिन राहत तो मिले। राहत मिलने के लिए ये तुरंत राजस्थान की मुख्यमंत्री और आपदा मिनिस्टर गुलाब चंद जी कटारिया के अनुरोध पर नरेंद्र भाई मोदी ने जो घोषणा की है कि खराबे का जो आंकलन है वो 33% कर दिया जाएगा, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। क्योंकि हम पूरे काफी समय से इस बात को कह रहे हैं कि ये 50% से खराबे को 33% पर लाइए। एक किसान के लिए खेत में 30% भी उसका हो जाता है। तो बधाई साहब, इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन नौकरशाही को कैसे समझें जो काम ही नहीं करते?
जिन्होंने गिरदावरी सही तरीके से नहीं की, कई हमने- जगहों से ये भी देखिए, आरोप लगे, आप अफसरशाही को कैसे टाइट करेंगे? हम ये कह, देखो जनप्रतिनिधियों का काम क्या है, अगर कहीं गिरदावरी ठीक नहीं हुई है जाके बैठे वहां पर, और हमने किया है। जालौर जिले में मेरी आहोर विधानसभा के अंदर गिरदावरी जहां तक ठीक हुई है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है, मान लो शिकायतें वहां के किसानों की मिली है, हमने तुरंत अधिकारियों को कहा है, अधिकारी गए, और ये पहली बार हुआ है। देखिए, जो रियायती की घोषणा होती रही, लेकिन पैकेज का जो भार है, पैकेज का जो पहली जो किस्त है, वो कलेक्टर के पास पहुंच गई। कलेक्टर क्या करेगा उसका? कलेक्टर को थोड़ी कलेक्टर चाहिए। क्या करें, गिरदावरी के हिसाब से उसे वितरित करने की आगे की प्रक्रिया करेंगे। हाँ, कब? आप जो कह रहे हो कि जिले के यही निचले सवाल है, लेवल राष्ट्रपति तक साहब पहुंचनी चाहिए व्यवस्था, वो पहुंच गई। किसान तक कब पहुंचेगी, ये सवाल पूछा जा रहा है राजपुरोहित साहब। ये सवाल है, किसानों तक कब पहुंचेगी? पहली किस्त पहुंच जाए बस। बस ये किसानों तक पहुंचने की पूरी तैयारी, हम जैसे फील्ड में जाएंगे, विषय इसको लेकर आगे निश्चित रूप से जाने वाले हैं। ये तैयार, देखिए क्या होता है, अब एक गिरदावरी बराबर हुई नहीं हुई, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में पहुंचाने का काम है। चलिए ठीक है, मैं बिश्नोई साहब आपके पास में आता हूं। आपने भी अपने खेत से यहां पर ला करके फसल की हालत बताई थी, सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने प्रधानमंत्री को कहा, प्रधानमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, 33% हो गया, डेढ़ गुना हो गया, लेकिन बावजूद इसके आपका विरोध जारी रहा। सरकार की मंशा का हर जगह स्वागत है, लेकिन दिक्कत लाल फीताशाही को लेकर है, नौकरशाही को लेकर है। देखो, आपदा प्रबंधन के तहत किसानों के 2008 के अंदर ये पैसे तय हुए थे। उसके बाद में आज 8 साल हो गए। 8 साल के बाद में केवल मात्र 1.5 किए गए हैं, वो भी 2 हेक्टर जमीन तक आपको 1 हेक्टर पे 13,500 के हिसाब से मिलेंगे। 2 हेक्टर के 26,000 रुपये, 27,000 रुपये के। एक गांव में खाते में 5-5 खातेदार साथ में है, और 5-5 खातेदार का बंट करने से मुश्किल से बिश्नोई साहब, 4,000 उन 8 सालों में अधिकतर वक्त तो आपकी सरकार थी। करे तब आएंगे। जी 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 जी, आवाज नहीं आ साहब, रही। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार थी इतने लंबे अरसे से, तब क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया गया जब आपकी सरकार में थी? जब वर्षा ओले पड़े थे तो हमारी सरकार नहीं थी। 8 के एंड में हमारी सरकार आई है। रबी की फसल में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान की बात। ठीक है, ठीक है, इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, करेंगे हम कुछ नहीं, सामने वाला जब आएगा तब करेगा। अभी खैर ठीक है। जगदीश जी, मैं आपके पास में आता हूं, ये चीज बताइए, लाल फीताशाही पर कितना भरोसा करें हम? कितना अधिकारियों पर भरोसा कर सकते हैं? खैर, जनप्रतिनिधियों की तो जवाबदेही होती है, जाकर के बोलना पड़ेगा, लेकिन इन अफसरों को कौन समझाए? कैसे आप इन पर लगाम लगाएं? राहुल जी, अंग्रेजों के जमाने से हमारे यहाँ पर माइंडसेट बना पड़ा हुआ है। ये जो किसान है, ये पहले ऑर्गेनाइज नहीं था। थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनाइज हुआ है, कुछ राजनीतिक दलों ने अपने वोट की खातिर इनको संगठित करने की कोशिश की है, फिर भी ये बिखरा हुआ है। लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी खड़ी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने ये कोशिश जरूर शुरू की है कि हमारे यहाँ इतनी जल्दी फसल का मुआवजा मिलने की बात हो रही है कि 10 दिन पहले तक भी जो फसल खराब हो रही थी उसको भी इंक्लूड करके, खराबे की काउंटिंग करके, खराबे का मापतोल करके और मुआवजे की एक राशि प्रदान करने की बात हो गई है। लेकिन ये राशि पहुंचेगी कब, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। खुद राहत मंत्री को भी पता नहीं है कि ये राशि कब पहुंचेगी। क्यों? कि ये सरकारी तंत्र के हाथों में फंसी हुई है। कांग्रेस के जमाने का तो हाल ये था कि आज खराबा हुआ है, अगले अगस्त में जाकर राशि आएगी, वो हाल टूटा। लेकिन आज इतनी जिज्ञासा है, इतना कम्युनिकेशन बढ़ गया है, इतने किस्म की चीजें हो गई हैं, और सरकारी तंत्र में जो है अभी तक भी कोई उसको बाबू डोम जिसको आप बोलते हैं उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। बाबू को जो जनप्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर से लेकर नीचे के अफसर, एसडीएम, एडीएम, फला तहसीलदार सबको कह देते हैं, लेकिन होता वैसे ही है जैसे अफसर लोग चाहते हैं, काम वैसे ही होता है। अब इस काम को तेजी से कैसे कराना है, तो ये ऊपर से प्रशासन को जो हड़काने वाली मशीनरी है, वो हड़काने वाली मशीनरी जब तक काम नहीं करेगी तब तक ये जो किसानों को सहायता देने की बात है, ये काम ऐसे ही चलेगा कछुआ छाप। इसको अगर बहुत फास्ट करना है, खरगोश के राजपुरोहित साहब है सरकार में। राजपुरोहित साहब जो सवाल जगदीश जी पूछ रहे हैं ना, वो ये है, सीधा सा सवाल आपसे ये है कि कब 9 मन तेल होगा,
कब राधा नाचेगी, आप बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि गिरदावरी वाला विषय जो है, जहां कंफ्यूजन हो रहा है, वो गिरदावरी क्लियर हो जाए। ये तुरंत जो पहला पैकेज पहुंच गया उसकी तैयारी हो चुकी है। मैं इस बात में बिल्कुल निश्चित रूप से क्लियर हूं। मैंने ये कहा है, जैसे मैं हाउस में भी कहा कि एक बार ज्यादा भय के बिना प्रीत नहीं होती है। 2-4 लोगों को नीचे के लेवल पर अगर गिरदावरी गड़बड़ की है, पटवारी को करो सस्पेंड, अपना आप ठीक हो जाएगा। तो ये जैसा इन्होंने कौन करेगा, यही तो बात है ना राजभाई साहब, करना आपको कड़क तो होना पड़ेगा। हम करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हाँ, और ये आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं, आज विधानसभा पूरी हुई है, ये दूसरी बार जो खराबा हुआ है उसकी भले आगे आंकलन आ जाए, लेकिन पहली बार में जो हुआ है, जहां उसके दूसरी बार का असर नहीं पड़ा है, उसकी हम ये क्रांति करते, पैसे का तुरंत आगे किसानों तक पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था कर देंगे। चलिए विश्नोई साहब, पता है आपका दुख क्या है? आपका दुख यह है इस वक्त, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा विश्नोई साहब, आपका दुख यह है कि सरकार ने सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया। आपके बारे में बता रहे थे जगदीश जी कि इस अगस्त का अगले अगस्त हो जाता था। आपका दुख यह सरकार ने जल्दी जल्दी कर दिया, आपके पास कहने को कुछ बचा नहीं। देखो, पहले वाली बात अब नहीं रही है। अब इस तरह की कम्युनिकेशन तेज हुई है, एक दिन में रिपोर्ट मंगा सकते हैं आप। पूरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। पहले की जमाना अलग था, आज के जमाना अलग है। जो व्यवस्था की जा रही है वो आज के जमाने में धीमी है। जब ये पिछले महीने जब ओलावृष्टि हुई थी, महीना भर होने को आ रहा है, अभी तक किसानों के पास तो पैसा पहुंचा नहीं है। कहां जल्दी हो रही है? 2012-13 में भी वही था, उसमें भी इंटरनेट था, सारी कम्युनिकेशन व्यवस्था थी, लेकिन आज दिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा था। इस तरह की ओलावृष्टि पहली बार हुई है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में रुक रुक के महीना भर बरसात चली। ठीक है, नहीं जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए, बस यही बात है। यही चीज हम बार बार रोज उठाना चाहते हैं, ताकि जो किसान है, जो मजबूर है, जो सिर्फ और सिर्फ अब राज की तरफ देख रहा है, घोषणाएं की गई, उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन उस किसान की जेब में वो राहत राशि पहुंच जाए, ताकि वो अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाए। तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और भी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा न्यूज एंड व्यूज में। फिलहाल ओम प्रकाश भड़ाना साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस बड़ी व्यस्त है। मुआवजे से ज्यादा व्यस्त इस बात को लेकर है कि तमाम बड़े नेता राजस्थान आ रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाना है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर हम लेने वाले व्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, कांग्रेस और बीजेपी में ताकत की नुमाइश। कांग्रेस में संगठन चुनाव तो बीजेपी में कुर्सी की होड़। सही और गलत के बीच का फासला, न्याय और अन्याय की लंबी लड़ाई, सच और झूठ के बीच का फर्क कितना भी मुश्किल हो, सच्चाई के साथ हमेशा है। जी राजस्थान न्यूज। हेलो 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 इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप, स्टाइल से नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो।
आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? क्या जानना चाहते हैं कहाँ है बेस्ट लोकेशन? खरीदते वक्त कितनी हो मकान की कीमत? लोन लेते हुए किन किन बातों का रखें ध्यान? डील फाइनल करते समय क्या हो टर्म्स एंड कंडीशन? रियल एस्टेट बाजार की पूरी जानकारी देखिए प्रॉपर्टी प्लस रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 2, कांग्रेस और बीजेपी में ताकत की नुमाइश। कांग्रेस में संगठन चुनाव तो बीजेपी में कुर्सी की होड़। सब व्यस्त हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबके नेता काफी व्यस्त हैं। व्यस्तता की वजह पार्टी का कामकाज और जाति दोनों हैं। पदों की चाह नेताओं से खूब मेहनत करवा रही है। भले ही लोगों को लगे बाहरी तौर पर यह लगता हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कवायद का मतलब कुछ और ही है, ये समझिए। 19 अप्रैल को कांग्रेस की दिल्ली में किसान रैली होने वाली है, जिसमें उम्मीद है कि राहुल गांधी छुट्टी से वापस आ जाएंगे। इससे इतर प्रदेश में मसला ये है कि हर नेता अपना दमखम दिखाने में जुटा है, फिर चाहे वो मेट्रो के चलने में देरी का मामला हो या फिर बीजेपी के मंत्रियों विधायकों की लड़कियों को लेकर बयानबाजी। अलग अलग नेताओं ने अपनी सुविधाओं के मोर्चे खोले। ये किसी सियासी रणनीति के तहत नहीं, बल्कि जाति वजहों से है, यानी ऑल इज नॉट वेल। जिला कांग्रेस कमेटी का होना है गठन। दिल्ली रैली के बाद फैसला मुमकिन। अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटे नेता। जिला कमेटियों में जगह बनाने की मंशा। अगर कांग्रेस का ये हाल है तो बीजेपी भी कम नहीं है। 25 को प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। यहाँ भी नेता जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि सरकार को सभी राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, जिसमें बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री करेंगी, लेकिन माहौल बनाने की गरज से नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वैसे तो पार्टियों का ये अंदरूनी मामला है, पर कहीं ऐसा न हो कि नंबर गेम में असल मुद्दे पीछे छूट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सुखराम बिश्नोई साहब हैं, भवशंकर सिंह राजपुरोहित हैं, जगदीश शर्मा जी हैं। मैं बिश्नोई साहब आपके पास में आता हूं। 19 तारीख तो पता होगी आपको। खैर, उस 19 को छोड़िए, उससे पहले मैं वर्ल्ड कप का एक वक्त आपको याद दिलाता हूं। विज्ञापन आते थे टीवी पे, उस पर सुनाई देता था मौका 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 मौका। 19 तारीख को मौका है कई नेताओं के पास में जाके अपनी ताकत दिखाने का। अब यह होगा कि जब किसानों के साथ खड़े रहने का वक्त है, आप किसान रैली करेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये शक्ति का प्रदर्शन किसानों के लिए किया जा रहा है। मुआवजों को लेकर के किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले, ये कोई आज प्रदर्शन तय नहीं किया है, 15 दिन पहले तय कर दिया गया था। और प्रतिपक्ष में होने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी के तहत ही हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले। अच्छा, आप में कितना दबाव है? चलिए, आप प्रदेश सरकार पर दबाव बना देंगे, केंद्र सरकार पर दबाव बना देंगे, भीड़ जुटाने का दबाव आप पर कितना है, ये बताइए बिश्नोई साहब। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से लोग जाएंगे। अच्छा, और हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों को ले जाए और अपनी बात को वहां रखे ले जाकर। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर लोग जुट जाएं अपने आप तो भी ठीक है। आप कैसे बसें भरेंगे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, राजपुरोहित साहब, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मुझे बताइए 25 तारीख भी दूर नहीं है। 25 तारीख को अमित शाह साहब आ रहे हैं। आपके लिए भी मौका मौका वही वाला, हाथ हिला हिला के। ऐसा है, पार्टी की व्यवस्था होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, पार्टी के जैसा निर्देश होगा, प्रदेश नेतृत्व का जैसा निर्देश होगा वैसा करना है। और उसमें करने में पार्टी का एक, जब कार्यकर्ता होने के नाते ये दायित्व बनता है।
पार्टी में सब ठीक ठाक है, सब अगर अपने जुगाड़ फिट करने में लग जाएंगे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं सबकी कोशिश होती है हम जाके अपने आप को सबसे शानदार बताएं। वो वक्त कहां गया जब ग्राउंड पर काम करने वाला आदमी, उसकी गुडविल नेताओं के पास अपने आप पहुंच जाया करती थी। अब आप लोग जाते हैं, बताते हैं, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, एक झलक, एक फोटो, वो गड़बड़ है ना। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि फीडबैक नीचे से जाती है। ये अब आपका मानना हो सकता है, लेकिन बताने की होड़, देखिए पार्टी के पास सारी रिपोर्ट होती है। अब ठीक है, दिखावा, ढकोसलाबाजी ये बहुत कम समय पर चल रहा है। एक बात चलेगी, काट की हांडी एक बात चलेगी। पार्टी का मौलिक कार्यकर्ता, आखिर जो नीचे का ग्राउंड लेवल है, वो मजबूती कितनी है वो ऑटोमेटिक लग जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जगदीश जी, 19 और 25 तारीख, हालांकि मैं 2 तारीखों का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ये भी उन्हीं तारीखों में से एक है जब इन नेताओं का ज्यादा जरूरत इस बात पर होनी चाहिए किसानों के साथ खड़े रहें, कैसे वक्त में मुआवजा मिला नहीं मिला, ये ज्यादा बिजी अपने आला कमान को खुश करने में होंगे। ये दिक्कत नहीं लगती आपको? नहीं, देखो ऐसा है राहुल बाबू, आप इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य को देखिए। कांग्रेस पार्टी जिस हालत में इस समय गुजर रही है, उसकी देश में 10% उपस्थिति केवल रह गई है, 10% क्षेत्र में केवल। अब कांग्रेस के सामने संकट ये है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखे किसी न किसी तरीके से। वहां लीडरशिप का मामला अलग फंडे में फंसा हुआ है। जो सोनिया गांधी जी हैं, उनके पुत्र राजकुमार जो है राहुल गांधी, उनका 2 महीने से पता ही नहीं है। अब 2 महीने बाद वो वनवास से लौटेंगे जहां से भी, तो उनको किस तरीके से पार्टी में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए किसानों के नाम पर ही रैली कर ली जाए, इस बहाने ही जरा जुगाड़ कर लिया जाए, माला पहनाने का काम हो जाए, भाषण हो जाएगा। ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट है। आपको ध्यान होगा कि हाँ, 1-1.25 साल से कांग्रेस जिस संकट के दौर से गुजर रही है, 2 साल से, बल्कि अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम से ही कांग्रेस के सामने जो संकट आ रहा है, तरह तरह के भ्रष्टाचार खुल रहे हैं, लीडरशिप की झंझट हो रहे हैं, आपसी खींचतान में फंसी हुई है, पब्लिक में इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। इन सारे संकटों से निपटने की नई नई योजना बन रही है। उसी में ऐसी योजना बनती है कि जब किसानों के मुआवजे सब कुछ तय हो गया, तब आप प्रदर्शन करने जाएंगे। ये कौन सा तरीका है, मेरे समझ में नहीं आता। अब आ गई बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में भी दिखावे की चीजें बहुत होने लगी हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का दबाव होता था और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता होते थे। अब सफेद कुर्ता पजामा पहनकर या भगवा टोपी लगाकर या जैकेट पहनकर घूमने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। वो जो है दिखाने के लिए नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनको पद चाहिए, उनको सत्ता में, हाँ, उनको सत्ता में भागीदारी चाहिए, चाहे वो 1% हो, चाहे जिले में हो, चाहे तहसील में हो, कहीं भी भागीदारी चाहिए। वो अगर ये नहीं होता तो जो भाजपा और नरेंद्र मोदी का वैभव आज से 10 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले खड़ा हो रहा था, वो दिल्ली में आकर इस तरीके से पसर नहीं गया होता। जो हालत दिल्ली में हुई है, उससे इनकी आंख खुल जानी चाहिए। तो ये अब पार्टी को देखना है कि हमें अपना ग्राउंड वर्क कैसे करना है। केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आ जाने से ही सारा पार्टी उमड़ेगी, या पार्टी को तो केवल काम करना है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए चाहे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। ये दोनों में फर्क है। और ये दिखावे के उसमें बीजेपी अब लिख सकती है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लिखने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता आने वाले वक्त में ऐसा भी देखने को मिले। ठीक है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। ये उड़ान है, आम किसान के काम तो आने वाली नहीं। सब दौड़ेंगे, भागेंगे नेताओं के पीछे, अपने बड़े नेता को खुश करने की कोशिश होगी, लेकिन खुश जयपुर एयरपोर्ट नहीं है। अवार्ड कई मिले, लेकिन हालत पस्त है। जब वो तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो करौली का, सवाई माधोपुर का या फिर जालोर का कोई बस स्टैंड है। छोटा सा ब्रेक, वापस लौट रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। न्यूज एंड व्यूज में आगे है दुनिया में शोहरत, घर में खिलौना। कुछ यही हाल है जयपुर एयरपोर्ट का। शाम ढलते बस स्टैंड में बदल जाता है पार्किंग एरिया। रोल साउंड 134A 1/1 एक्शन। उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए। हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज।
जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। समाचार तो सब देवे है, पर मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम ताईरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल, अपनी भाषा अपनी खबर। रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 3, दुनिया में शोहरत, घर में खिलौना। कुछ यही हाल है जयपुर एयरपोर्ट का। शाम ढलते बस स्टैंड में बदल जाता है पार्किंग एरिया। जयपुर एयरपोर्ट की खलाई सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिलने के बाद खुल गई है। ऐसे में इस अवार्ड की विश्वसनीयता भी संदिग्ध दिखाई देती। जो तस्वीरें मिली है उससे सवाल तो उठता ही है कि आखिर अवार्ड देने का आधार है क्या। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब जयपुर एयरपोर्ट को सर्विस क्वालिटी के लिए दूसरा पुरस्कार मिला था। यात्री सुविधा, सुरक्षा और प्रबंधन इसकी खूबियां हैं। 12 में भी इनको अवार्ड मिला, 13 में भी अवार्ड मिला और 14 में भी जयपुर के लिए इन्होंने अवार्ड लिया। और जो जयपुर की स्थिति 8वें नंबर पे चली गई थी, उसको लाकर इन्होंने 17 महीनों में पूरी टीम के साथ पूरी मेहनत की और पूरा विजन के साथ यहाँ पर काम किया। उस दिन साहब बहुत चहक रहे थे। अपनी मेहनत का ऐसे रनवे बनाया था कि लगा प्लेन तो इसी पर उड़कर जाते हैं। कोई नहीं, सब खुश हुए कि चलो अच्छा है, नाम तो हुआ। पर वाकई ऐसा है? ये भ्रम भी शीशे की तरह साफ हो गया। इन तस्वीरों से क्या लगा आपको? कहीं अवार्ड देने में चूक हुई है या फिर नागरिक उड्डयन विभाग किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है? करीने से आपको हम कोने कोने का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले जरा पार्किंग देखिए। ये वक्त 12 बजे के बाद का है, जो रोडवेज बसों की पसंदीदा जगह है। इससे एक बार की डिपो समझने का खतरा भी है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। लोगों का दिल जहां करता है वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि जगह और वेटिंग रूम दोनों में व्यवस्थाओं की कमी है। सिर्फ आदमियों की नहीं, जानवरों की जरूरत के भी काम आता है एयरपोर्ट। यकीन न हो तो कुत्तों को भी देख सकते हैं, जो बेफिक्र हैं एयरपोर्ट की शोहरत से। आखिरी फ्लाइट के बाद ये नजारा आम है, लेकिन शर्मिंदा कोई होगा इस पर शक है, क्योंकि होता तो यूं न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक चुटकुला, सब ध्यान से सुनिएगा। विश्नोई साहब आप भी, राजपुरोहित साहब आप भी, जगदीश जी तो खैर जानते ही हैं। एक बार भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा हुए। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि आप 1 साल के लिए भारत हमको दे दें, हम अमेरिका बना देंगे। भारत के प्रतिनिधियों ने कहा आप 1 दिन के लिए अमेरिका हमको दीजिए, हम भारत बना देंगे। जयपुर एयरपोर्ट का राजपुरोहित साहब यही हाल हो गया है। राजपुरोहित साहब आप सुन पा रहे हैं? ऐसा है, ये कहीं हाँ सुन रहे हैं, ये अव्यवस्था का भाग है, इसमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये जो चित्रण आप दिखा रहे हो या जो हम देख रहे हैं, अगर ये व्यवस्था है तो अव्यवस्था का कहीं न कहीं हिस्सा है, स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वीकार करने से क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा। देखिए आप अभी पूछ रहे हैं स्वीकार, भाई ये चीज है, परिवर्तन लाने के लिए अब क्या करना है ये बात करेंगे निश्चित रूप से। चलिए, जो भी अधिकृत है, अधिकारी हो या जो विभाग हो, उनसे बात करनी पड़ेगी
और ये अपने लिए एक शर्मिंदा नहीं, होने वाली राजपूत साहब, बात असल है में कि क्या कहीं जो ना अधिकारी है ना, जो अधिकारी है वो बहुत खुश हैं। वो खुश इसलिए है क्योंकि अभी गए थे, वो अवार्ड लेकर के आए। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं क्या अवार्ड इस चीज के लिए था? आप ये विश्वास दिलाते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जो भी है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हो जाएंगे। आदमी सोचता है कि जयपुर ऐसा हो जाएगा जैसे हम न्यूयॉर्क में हो, मैनहट्टन में हो, लेकिन एयरपोर्ट का क्या हाल कर दिया आपने, ये देखिए ना। सवाल ये अव्यवस्था हो रही है, इस बात को स्वीकार, मैंने पहले कहा स्वीकार करना पड़ेगा, पर यह है कि जो अव्यवस्था क्यों हुई। अब आज बसों की खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, बसें आ गई, अब उसके लिए क्या टाइट पोजीशन करनी, वो करनी पड़ेगी, कहना भी पड़ेगा। अधिकारी देखिए, मैं ये अभी जगदीश जी की इस बात से मैं स्वीकार, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, होना ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे साहब, यही तो चीज हम बता रहे हैं, हम तो आपसे समाधान चाह रहे हैं। विश्नोई साहब, इन तस्वीरों को देख के आपके मन में क्या आ रहा है? मेरा ये मानना है कि सिटी में, जयपुर में वाहनों का इतना दबाव है कि खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और एयरपोर्ट मुनासिब लगी तब जाके वहां खड़ी कर रहे गाड़ियां। एयरपोर्ट अथॉरिटी को चाहिए कि इस मामले में थोड़ी सख्ती बताएं, और बिल्कुल ये तो सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ है। और मान लो ये जो जिस तरह पशु घूम रहे हैं, जैसे ही मान लो फ्लाइट लैंड करे और जो कुत्ता सामने आ जाए तो दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए ये मामला सुरक्षा जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और सख्ती के साथ एयरपोर्ट लगना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए। ठीक है जगदीश जी, इन तस्वीरों को जब आपने देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये हालात हैं। देखिए राहुल जी, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि कोई खास बात नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसी ही चलती हैं सारी चीजें। हिंदुस्तान में जब बम फट जाता है, हवाई अड्डे से जब अपहरण हो जाता है, तब उसके बाद लोगों की नींद खुलेगी और उसके बाद ही घटनाएं होंगी। ये जो पुरस्कार देने वाला आपने पीस शुरू में दिखाया था, ये बेसिकली सिक्योरिटी जोन के अंदर का हिस्से के ऊपर पुरस्कार मिला है, ये बाहर के लिए नहीं मिला है। बाहर के लिए तो हालत बहुत ही बदतर है, क्यों कि वहां बाहर तो जो है इतनी जगह खुली हुई है, बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी बसों को खड़े होने के लिए एक जगह मिल गई है, स्पेस और सिक्योर्ड स्पेस। मैं जानना चाहता हूं कि उस इलाके के पुलिस अफसर क्या करते हैं, या बसें कैसे खड़ी हुई है, या बाहर जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट की करने वाले हैं, AICCF के पास इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से ये बसें खड़ी हुई हैं, या लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं लॉन में, और ये कि पुलिस अफसर क्या करते हैं, या बसें कैसे खड़ी हुई है, या बाहर जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट की करने वाले हैं, AICCF के पास इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से ये बसें खड़ी हुई हैं, या लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं लॉन में, और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, कोई भी आकर बम फैलाने वाला भी, बम डालने वाला भी आपके चादर में आकर सो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किस तरह की जो बिश्नोई साहब ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, ये अव्यवस्था से ज्यादा सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक साइन है, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसी जगह नहीं है। बस राजपूत साहब, जो जगदीश जी पूछ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब चाहिए। जगदीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है, ये अव्यवस्था से ज्यादा सुरक्षा को लेकर सवाल है। कुछ हो जाएगा, कर जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, कौन रिस्पॉन्सिबल? तस्वीरें देखिए, कितनी शर्मनाक हालत है, कितनी डरावनी हकीकत है। ये जो बाहर की सुरक्षा से संबंधित विषय जो है, इसके लिए निश्चित रूप से हम जिम्मेदार हैं। हम ये कह रहे हैं ना, सरकार में हम हैं, इसलिए जिम्मेदार हैं, इसको करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरपोर्ट जैसी जगह पर अगर इस प्रकार की व्यवस्था है, दबाव बढ़ रहा है, जनता बहुत आगे पीछे से आ रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है, इसलिए हमारा दायित्व है। चलिए राजपूत साहब, आप भरोसा दिला रहे हैं कि इस मुद्दे को ले जाके कहीं जिम्मेदार व्यक्ति के सामने रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट से
हाईजैक भी हो चुका है और यहाँ पे बम की थ्रेट भी आए दिन मिलती रहती है। दूसरा कि ये दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि राजधानी का या देश का हमारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट माना जा सकता है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, उसका सप्लीमेंट्री एयरपोर्ट भी है। जब कभी वहां पार्किंग स्पेस नहीं मिलती है या कोई वेदर की प्रॉब्लम होती है तो वीआईपी हवाई जहाजों को भी इधर ही डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटीज भी होती हैं। अगर बाहर अंदर तो बैठे हुए हैं राष्ट्रपति किसी देश के, जिनके हवाई जहाज को यहां लैंड होना है, और बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, यह सुरक्षा को यह खतरा है। तो इस हवाई अड्डे की जो हमारे स्थानीय सांसद हैं वो बहुत ही बड़ाई कर रहे थे कि 3 साल से जो पहला पुरस्कार मिल रहा है, वो पुरस्कार के साथ साथ आपने ये क्लिप दिखाई है, ये उनके ऊपर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनका जो संचालन है जयपुर को जो सांसद के तौर पर, उसकी व्यवस्था के ऊपर ये तमाचा है सीधे सीधे। किस बात का पुरस्कार ले रहे हो आप? ये पुरस्कार मिलने लायक चीज है कि आपके बाहर बस अड्डे से भी गई भी थी हालत है। तो ये अव्यवस्था क्यों होती है, इसके बारे में सरकार को, प्रशासन को, दोनों को सोचना पड़ेगा कि बसें वहां पहुंच के खड़ी कैसे हो जाती है, कौन परमिट करता है इनको। जिस पुलिस की व्यवस्था ये सुरक्षा की है, जिसको कि बस को अलाउ नहीं करना है, क्या ये उन्हीं की शय पर हो रहा है? क्या नीचे के कुछ सिपाही जो है कुछ ले देकर ये सारे काम करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं देखा जाता है? ये प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है। और हम चाहते, राजपुरोहित साहब खैर कह तो रहे हैं कि हम सही जगह पर इस चीज को उठाएंगे, हवाई जहाजों पर उनका भी जाना आना होता होगा, आम आदमी तो खैर यहां पर जाता नहीं है, पर कम से कम कुछ होता दिखाई दे, उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा काम था तस्वीरें रख देना। ये तस्वीर आपके सामने बुलंद जयपुर की, बुलंद राजस्थान की बुलंद तस्वीर, जहां पर हालात क्या है ये सबको दिखाई दे रहे हैं। चर्चा एक और अहम विषय पर है, वो भी जयपुर से जुड़ी हुई। तमाम राजनीतिक लफड़ों खींचतानों के बीच जयपुर को आईपीएल का एक भी मैच नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ। हालांकि राजस्थान रॉयल्स नाम की एक टीम है जिसमें राजस्थान जुड़ा है, लेकिन बावजूद इसके हम टीवी पर देखेंगे, ताली बजाएंगे, खुश होंगे, लेकिन एसएमएस स्टेडियम सूना पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। क्यों, ये जानना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, इस न्यूज पर भी लेंगे व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, कुर्सी के चक्कर में गया रुतबा, जयपुर को नहीं मिली आईपीएल की मेजबानी, फैंस मायूस, पर्यटन को झटका। उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए, हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज। जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अब मेरे घर में भी शौचालय है और मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग कर रहे हैं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाएं एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखिए शान राजस्थान, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। हेलो हेलो इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ।
बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 4, कुर्सी के चक्कर में गया रुतबा, जयपुर को नहीं मिली आईपीएल की मेजबानी, फैंस मायूस, पर्यटन को झटका। तो आईपीएल 8 में इस बार जयपुर को कोई मैच नहीं मिलेगा, कोई डेट जयपुर को नहीं मिलेगी। आरसीए में कब्जे की जद्दोजहद का नुकसान न केवल क्रिकेट फैंस को बल्कि यहां की टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ रहा है। हालात कब तक सुधरेंगे कह पाना मुश्किल है, लेकिन पूछना तो बनता है कि आखिर कसूरवार है कौन। आईपीएल सीजन 8 का आगाज, जयपुर नहीं करेगा आरआर के मैच की मेजबानी। अपनी टीम के मैच देखने का सपना टूटा और पिंक सिटी को लगी बड़ी चपत। दनादन क्रिकेट शुरू हो गया है, लेकिन जयपुर इस बार भी फटाफट क्रिकेट से महरूम हो गया है। आईपीएल सीजन 8 के 4 मैच अहमदाबाद और 3 मुकाबले मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले के सीजन में भी आरसीए विवाद के चलते जयपुर में मैच नहीं हो सके थे। जाहिर है इससे क्रिकेट प्रेमियों का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। राजस्थान के खेल प्रेमियों को भी इस बार बहुत दुख की बात है कि आईपीएल यहाँ पे दूसरी बार नहीं हो रहा है। और जब आईपीएल के मैच होते हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जयपुर का नाम होता है और यहाँ पे 28,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है। जयपुर के अलावा पूरे विदेश से भी कुछ लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आते हैं। गनीमत है कि आरसीए अध्यक्ष को ये समझ आ रहा है, इस जंग से सिर्फ जयपुर को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैच में गैप की वजह से बड़ी संख्या में आने वाले क्रिकेट प्रेमी दूसरे शहरों में घूमकर वक्त काटते थे। मैचों की वजह से सैलानियों की तादाद बढ़ती थी और सरकार का रेवेन्यू भी। ये ऐसा मौका था जब बिना मार्केटिंग और किसी कवायद के टूरिस्ट खुद ब खुद आते थे, लेकिन आरसीए की जंग में प्रदेश ने सब कुछ खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चलिए, चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कमलेश मेघनानी सहयोगी भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। मैं कमलेश के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जगदीश जी आपके पास में आता हूं। न माया मिली न राम, क्रिकेट हो जाता तो कितना फायदा होता, और आपने लंबे अरसे से आरसीए को देखा ही एक ऐसा अखाड़ा है जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हाथ लगा है। एक तो मैच नहीं हो रहा है, ऊपर से टूरिज्म भी प्रभावित, कितना पैसा प्रदेश में आ सकता था ये सब बर्बाद हो गया है। इस लफड़े में सब कुछ खराब। देखिए, स्पोर्ट्स, राहुल जी, स्पोर्ट्स को देखने वाली जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जो कि असल में स्पोर्ट्स कम है और तमाशा ज्यादा है, आईपीएल को जो है ना वो तमाशे का रूप ज्यादा, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स का पार्ट कम होता है और स्पोर्ट्स के नाम पर बाकी तमाशा कैसा हो सकता है, उस तमाशे को देखने ही लोग पहुंचते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स देखना हो तो लोगों को देखना चाहिए अच्छे टेस्ट मैच जो क्रिकेट की खूबियों को दिखाता है। ये ऐसा है कि जिसमें क्रिकेट तो दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा तमाशा जुड़ा हुआ है। उस तमाशे को कौन लोग अवरुद्ध कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये देखने की बात सत्ताधारी दल को और सरकार को होनी चाहिए। क्योंकि जो दोनों लोगों की लड़ाई है वो दोनों सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे, उनका इतिहास इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। ये जब भी जो है राजनीतिक दखल इस स्पोर्ट्स में इस तरीके से होता है कि प्रभुत्व किसका रहेगा, तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है राजस्थान में, ये पहले भी कई बार ये सवाल अगर मैं राजपुरोहित साहब से पूछूंगा तो वो कहेंगे हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसको जानते हैं, समझ रहे हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे, गागेगी की तमाम बातें राजपुरोहित साहब मुझे पहले की तरह बता देंगे। हर चीज में स्वीकार करता हूं। कमलेश, आपके पास आऊं, पिंक सिटी का क्या कसूर भाई, हमने क्या बिगाड़ा? देखिए राहुल, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिंक सिटी को घाटा हुआ है, नुकसान सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ा है
वो पिंक सिटी को भुगतना पड़ा है। देखिए टूरिस्ट, आपको पता है कि देखिए देश में जितने भी टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उनका 1/3 टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं और जयपुर जरूर आते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, अगर हम देसी सैलानियों की भी बात करें तो देखिए इस समय गर्मी का सीजन आ रहा है। अब गर्मी के सीजन के साथ साथ राजस्थान में टूरिस्ट की तादाद कम होती जाती है, घटती जाती है। लेकिन आईपीएल आपके पास मैं आऊंगा, कमलेश से कमेंट ले लेता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। टूरिस्ट को यहाँ बुलाने की। जी कमलेश कंटिन्यू रखें। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टूरिस्ट को बुलाने की आईपीएल, लेकिन ये मौका जयपुर ने गवा दिया। आरसीए की लड़ाई हुई, आपसी झगड़ा हुआ और उस आपसी झगड़े का खामियाजा भुगतना पड़ा जयपुर को। तो समझ नहीं आता इस पिंक सिटी का क्या होगा। पिंक सिटी के जो टूरिस्ट आ रहे थे वो रुक गए, रेवेन्यू का नुकसान हुआ, राजस्व जो आना था राज्य सरकार को मिल सकता था, एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जयपुर। राजपुरोहित साहब मुझे इस चीज का जवाब नहीं, कमलेश सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कमलेश सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, छोड़िए क्रिकेट, छोड़िए टेस्ट क्रिकेट, $1 मिलियन बेबी इसको कहते हैं, बहुत पैसा लेकर के आती है। भाई हमारे हक का पैसा हमें दे देते, क्यों नहीं हुए मैच? आपकी आपसी खींचतान, आपकी राजनीति, उस चक्कर में हम परेशान होते हैं। ये मैंने जैसा पहले कहा, वर्चस्व की लड़ाई है, इसका कुछ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 50 से 100 करोड़ रुपया का राजस्थान को नुकसान हुआ है, जयपुर की पिंक सिटी को नुकसान हुआ है ये आईपीएल में। अब आईपीएल की कल्पना इस राजस्थान से उठी है, आप स्वीकार, आईपीएल को जन्म देने वाला राजस्थान का व्यक्ति है। काश स्वीकार करने के साथ कार्रवाई भी हो जाए ना राजपुरोहित साहब, तो मजा आ जाए, माहौल ही बदल जाए। नहीं, कार्रवाई करने के लिए देखो ये कार्रवाई का ऐसा है, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। जैसा सरकार ने कहीं हस्तक्षेप डालकर इसको कार्रवाई करनी है तो सरकार कर रही है, लेकिन अब ये कोर्ट मैटर भी हो गया है, इतना पेचीदा हो गया है। एक बात इसमें, चाहे पेचीदा किसी कारण से हुआ हो, चाहे हमारे कारण से हुआ हो या किसी और के कारण से हुआ, राजस्थान को नुकसान रेवेन्यू का 50 करोड़ से लगाकर 100 करोड़ रुपए का नुकसान एक मैच अगर होता है ना, तो 50 से 100 करोड़ एक मैच हो जाएगा। बताइए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये नहीं, मैं राजपुरोहित साहब को स्वीकार करने की दाद देता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, इसलिए सवाल मुझे मजबूरी आप ही से पूछने पड़ते हैं। ठीक है विश्नोई साहब, आपके पास में देखो, आज का खेल तो है नहीं विश्नोई साहब, आपकी भी लीडरशिप रही, आपके भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहे, बावजूद इसके कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ से भी खोजा नहीं गया। विश्नोई साहब कोई एक गलत आदमी नहीं है, पुरानी सरकारें भी ऐसी थी। हमारे से नहीं है राहुल जी, ललित मोदी की लड़ाई हमारे से नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से है। और मुख्यमंत्री जी नहीं मान रही है, ललित मोदी जी नाराज है, इसलिए मामला आगे नहीं चल रहा है। ललित मोदी जी आज राजी हो जाए तो आईपीएल का मैच यहाँ हो सकता है। आरसीए की लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब आपको जानकारी है, किस लिए हुई सब आप जानते हैं। आरसीए की लड़ाई राजस्थान की लड़ाई है, दोनों ललित मोदी और मुख्यमंत्री जी लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई, ठीक है जगदीश जी, अगर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जगदीश जी, जिससे वो प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा पेच है वही खत्म हो जाए। राजस्थान में कहते हैं ना, गांव में लफड़ो ही खत्म करो। राहुल, हाँ, लफड़ो ही खत्म करो। राहुल जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही भावनात्मक तरीके से ले कैसे रहे हैं कि ये राजस्थान की मैच है और राजस्थान रॉयल जो है, राजस्थान रॉयल में एक भी खिलाड़ी राजस्थान का नहीं है, आपको जानकारी नहीं है? राजस्थान की कोई टीम बस रेवेन्यू से मतलब है, हम तो राजस्थानी पैसे गिनना चाहते हैं साहब। हमारी केवल एक नाम राजस्थान का है और हम चाहते हैं कि राजस्थान का नाम आ रहा है तो हमको थोड़ा बहुत धंधा पानी मिल जाना चाहिए। हम तो ये जानते हैं, बस हमारा जो है राजस्थान, इसमें वणिक वृत्ति भी बहुत है और वो वणिक वृत्ति ये कहती है कि थोड़ा सा धंधा पानी होना चाहिए, तो ऐसा कोई तमाशा यहाँ पे लाया जाए जिससे कि 150% का काम हो सके। इससे ज्यादा इसकी कोई भावनात्मक वैल्यू नहीं है ये आईपीएल की। ये चाहे राजस्थान जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे कलकत्ता में हो, एक जैसा ही होता है। ये जरूर है कि यहाँ के दर्शक देखने चले जाते हैं उस तमाशे को, तो उनके लिए मनोरंजन मिल जाता है, यहाँ के व्यापारियों का कुछ व्यापार हो जाता है, होटल इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्राहकी मिल जाती है, हवाई जहाज और टैक्सी सर्विसेज को थोड़ा सा काम मिल जाता है। ये सब चीजें होती हैं, तो वो धंधे पानी की बात है। बाकी खेल से न यहाँ का कोई जुड़ाव है। अगर सचमुच में यहाँ खेल का जुड़ाव होता
तो दर्शक ही सरकार और आरसीए के प्रॉब्लम का जगदीश जी कोई सॉल्यूशन भी है या फिर कुछ नहीं है? मैं यही कह रहा हूं, सॉल्यूशन तो कोर्ट में अटका पड़ा है। सॉल्यूशन आप देखिए कि जो लोग ललित मोदी के साथ जुड़े हुए थे उनको अध्यक्ष चुन लिया गया, अचानक ही पलटा ऐसा खाया कि वही समर्थक लोग अब इनके साथ दूसरे जो नए अध्यक्ष बन गए उनके साथ जुड़ गए हैं। तो ये क्या तमाशा है? ये तमाशा करने वाले हैं जो लोग पैसे का खेल करते हैं। ये पैसे का खेल है। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं वो चाहे मजाकिया उसमें कहिए या कमेंट आप समझ लीजिए कि ये धंधे पानी का खेल है। ये धंधे पानी के खेल में ऐसा ही होता है, जिसका धंधा जाएगा वही रुकवाने का काम करेगा। ठीक है, यही पैसा है कमलेश। देखिए यही बात निकल के आ रही है कमलेश की ये जो पैसा है ना जो आना चाहिए था हमें हमारे पास, ये असल में दिक्कत की वजह ही है। कोई चाहता नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे। यही बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मामला किसने पेचीदा बनाया। देखिए जिम्मेदार दोनों ही पक्ष हैं। इतना पेचीदा मामले को बना दिया कि अब कोर्ट में उलझ के रह गया है मामला। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो टूरिज्म का जो घाटा हुआ है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं। और देखिए आने वाला सीजन देखिए आप, जून जुलाई अगस्त में जाकर आपके पास टूरिस्ट आएंगे। तो राजस्थान में अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे ये 2-3 महीने तक, क्योंकि गर्मियां हैं और आईपीएल एक अच्छा बहाना था टूरिस्ट को बुलाने का, लेकिन वो मौका, बेहतरीन चांस गंवा दिया, वो भी आपसी लड़ाई के चक्कर में। अगर इसे सुलझा लिया गया होता तो आज टूरिज्म बढ़ता और रेवेन्यू मिलता। देखिए ये कह रहे हैं कि वणिक वृत्ति है, ठीक है, लेकिन आप रेवेन्यू किसको मिल रहा है? सरकार को मिल रहा है। और जो रेवेन्यू सरकार के पास आता है तो वही पैसा जनता के विकास में खर्च होता है। तो बड़ा मुद्दा रेवेन्यू जो आ सकता था वो नहीं आया। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आगे सॉर्ट आउट कौन करेगा? फिर से कभी ऐसा ना हो, ऐसा सॉल्यूशन कौन निकालेगा? दोनों दल क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? ये इम्पोर्टेंट बात दो टूक कही है कमलेश ने। वो बात 100 बात की एक बात ये है कि जो आरसीए के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं वो हम तो चुन नहीं रहे, वो 4-5 लोग मिलकर के चुनते हैं। उनका भी भरोसा नहीं आज कहां है कल कहां है। और अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से परेशानी है तो उस व्यक्ति का, जैसा गांव में कहते हैं, लफड़ा खत्म करो ताकि जगदीश जी जो कह रहे थे कि धंधा पानी आए। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी आपका बहुत शुक्रिया, सुखराम विश्नोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शंकर सिंह राजपुरोहित साहब आपका मैं खास तौर पर शुक्रिया करूंगा कि आपने हर बात को स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद एक्शन भी कुछ लेंगे, उम्मीद मैं कर रहा हूं। एयरपोर्ट पर आपने वायदा किया है, ठीक है, कल आपसे जवाब इस पर भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया सबका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज ऑन व्यूज में आज बस इतना ही। कोशिश हमारी यही रहती है कि न्यूज तो आप तक पहुंचाएं, साथ साथ व्यूज भी हो और स्वीकार भी बात हो, जैसी कि आज राजपुरोहित साहब कर रहे थे। आज बस इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।